नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने रीड क्रैकर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज अपन बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड का जो फर्स्ट पेपर होता है क्वांटम भौतिकी कि क्वांटम भौतिकी क्या होती है। सबसे पहले अपन उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्टिक्स जो प्रकाशिकी है या प्रकाश जो है उसके अनुसार सबसे पहले जो प्रकाश के बारे में बताया वो न्यूटन ने बताया, और न्यूटन के अनुसार जो प्रकाश है उस प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, कण प्रकृति होती है कि प्रकाश जो है वो कणों के रूप में सभी संभव दिशाओं में क्या होता है, गतिमान होता है। इस सिद्धांत के द्वारा, इस सिद्धांत का नाम कणिका सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन आदि की व्याख्या कर दी गई, लेकिन यह प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के विवर्तन आदि की व्याख्या करने में असफल हो गया। जस्ट इसके बाद में हाइगेंस आया, और हाइगेंस ने ये कहा कि प्रकाश जो है वो कण रूप में नहीं होती है, प्रकाश जो है वो किस रूप में होती है, तरंग रूप में होती है। ठीक है, लेकिन उस समय केवल यांत्रिक तरंगें ज्ञात थी, और यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इससे हाइगेंस से पूछा गया कि भाई माध्यम कौन सा है, कौन से माध्यम से ये तरंगें गतिमान होती है। तो हाइगेंस ने ये कहा कि ईथर एक माध्यम है, और उस ईथर माध्यम में से ये तरंगें संचरित होती है। इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन आदि की व्याख्या सफलतापूर्वक कर दी गई। लेकिन ये सिद्धांत जब प्रकाश को निर्वात में से गुजारा गया तो प्रकाश है वो निर्वात में से भी गुजर गया, उसकी व्याख्या करने में ये सिद्धांत असफल रहा। इसके बाद में जो नेक्स्ट वैज्ञानिक आया वो नेक्स्ट वैज्ञानिक है मैक्सवेल। ठीक है, और मैक्सवेल ने अपनी 4 समीकरणें दी, और उन चारों समीकरणों को अपन विद्युत चुंबकीय समीकरणें कहते हैं। कौन सी समीकरणें कहते हैं? विद्युत चुंबकीय समीकरणें कहते हैं। विद्युत चुंबकीय समीकरणों के आधार पर मैक्सवेल ने कहा कि जो प्रकाश है वो प्रकाश और कुछ भी नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, और उन विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में से भी गमन हो सकती है। तो यहाँ से जो हाइगेंस की एक जो कमी आ रही थी कि माध्यम कौन सा लिया जाए, तो वो मैक्सवेल ने सोल्व कर दिया कि प्रकाशिक जो तरंगें होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, और उन विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद में जो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है उसकी व्याख्या करने में ये जो तरंग सिद्धांत है वो भी असफल रहा। और इसके जस्ट बाद में एक वैज्ञानिक आया जिस वैज्ञानिक का नाम है मैक्स प्लांक। और मैक्स प्लांक ने ये कहा कि जो प्रकाश है वो प्रकाश तरंग प्लस कण दोनों रूप में होता है, यानी प्रकाश की जो प्रकृति है वो कण प्रकृति भी होती है, और प्रकाश की प्रकृति तरंग प्रकृति भी होती है। और इसके आधार पर इसने एक जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम आ गया क्वांटम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आ गया? क्वांटम सिद्धांत। तो देखो, जो मैक्सवेल है, मैक्सवेल तक की या मैक्सवेल से जो पहले तक की, मैक्सवेल से लेकर मैक्सवेल से पहले तक की जो फिजिक्स है वो पूरी की पूरी फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स कहलाती है, या इसको अपन चिरसम्मत फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चिरसम्मत फिजिक्स कहते हैं। और मैक्सवेल के बाद की जो फिजिक्स है, यानी कि मैक्स प्लांक की जो दी गई फिजिक्स है, उस फिजिक्स को अपन कौन सी फिजिक्स कहते हैं? क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। तो जो क्वांटम है उस क्वांटम फिजिक्स का जो उत्पादन करा, या जो क्वांटम फिजिक्स का जो जनक है वो जनक किसको माना गया? यहाँ पर मैक्स प्लांक को माना गया। मैक्स प्लांक के बाद की जितनी भी फिजिक्स है, मैक्स प्लांक से लेकर बाद की जितनी भी फिजिक्स है वो सारी की सारी कौन सी है? क्वांटम फिजिक्स है, यानी क्वांटम फिजिक्स मैक्स प्लांक के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो अपन क्वांटम के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर क्वांटम का जो टॉपिक है आज वो अपना टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो टॉपिक है क्वांटम का आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव।
टॉपिक है आज का प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखो यहां से नाम से पता चल रहा है कि प्रकाश कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेगा, विद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा, यानी प्रकाश के द्वारा विद्युत ऊर्जा अपन को प्राप्त होगी। विद्युत ऊर्जा के लिए या विद्युत धारा के लिए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना जरूरी है। तो यहां पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, यानी किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। अब इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कैसे कैसे किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित किया जा सकता है ताप देकर, जिसे अपन तापीय उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? तापीय उत्सर्जन कहते हैं। यदि किसी धातु या यदि किसी पदार्थ को गर्म किया जाए, उसे ताप दिया जाए, तो ताप देने पर उससे इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होगा और इस प्रभाव को अपन क्या कहेंगे? तापीय उत्सर्जन कहेंगे। दूसरा होता है क्षेत्र उत्सर्जन, यानी अपन किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें और विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से अगर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है तो उसे अपन कौन सा उत्सर्जन कहते हैं? क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। इसके बाद में है प्रकाश उत्सर्जन। इसके बाद में कौन सा उत्सर्जन है? प्रकाश उत्सर्जन। देखो प्रकाश उत्सर्जन में क्या होगा, किसी धातु की सतह को या किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित किया जाएगा और प्रकाश आपतित करने पर अगर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है तो इसे क्या कहा जाएगा? प्रकाश उत्सर्जन कहा जाएगा। इसके जस्ट बाद में है द्वितीयक उत्सर्जन। तो द्वितीयक उत्सर्जन में क्या होगा, किसी धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन आपतित किए जाएंगे और इलेक्ट्रॉन आपतित करने पर अगर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है तो इसे अपन क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन इलेक्ट्रॉनों का क्या करा सकते हैं? उत्सर्जन करा सकते हैं। तो यहां पर अपन को केवल प्रकाश का विद्युत प्रभाव पढ़ना है, यानी कि प्रकाश के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराना है। तो यहां पर अपन केवल प्रकाश उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। देखो हर्ट्ज के द्वारा प्रयोग किए गए प्रारंभ में, तो हर्ट्ज का प्रयोग यह है कि जब अपन किसी चालक पर अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी प्रकाश आपतित कराते हैं, तो पराबैंगनी प्रकाश आपतित करने पर वहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इसके बाद में लेनार्ड ने भी ये प्रयोग किए कि भाई जब अल्ट्रावायलेट प्रकाश आपतित किया जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन सुगम हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव की। ये अपने पास कोई पदार्थ है या धातु की सतह है और इस धातु की सतह पर एक निश्चित और न्यूनतम आवर्ती या विशिष्ट, जिसको अपन कह सकते हैं फिक्स आवर्ती, एक विशिष्ट आवर्ती का प्रकाश अपन ने आपतित कराया है। और विशिष्ट आवर्ती का प्रकाश आपतित कराने पर अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है? उत्सर्जन हो जाता है, या अपन ये कह सकते हैं कि किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित कराने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है, तो इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। देखो धातु की सतह पर निश्चित जो आवर्ती है उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित कराने पर धातु की सतह से क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है, इस प्रभाव को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो यहां पर धारा बहेगी उसे प्रकाश विद्युत धारा कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे प्रकाश विद्युत धारा कहेंगे। तो यहां जो धारा प्राप्त होगी उस धारा को अपन क्या कहेंगे? प्रकाश विद्युत धारा कहेंगे। इसके बाद में जो जिस धातु की सतह से
इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है उसे प्रकाश सुग्राही पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रकाश सुग्राही पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर ये फिक्स है कि जब अपन को धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराना है तो अपन को एक विशिष्ट आवर्ती देनी पड़ेगी, या विशिष्ट आवर्ती के फोटोन या प्रकाश अपन को आपतित करना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, अदरवाइज उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक नई चीज जो मिली है अपन को, वो मिली है विशिष्ट आवर्ती। यानी कि एक विशिष्ट आवर्ती से ज्यादा आवर्ती का अगर आप प्रकाश दोगे तो ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। तो ये विशिष्ट आवर्ती कौन सी आवर्ती है, इस विशिष्ट आवर्ती को कहते क्या है, इस विशिष्ट आवर्ती पर होता क्या है? ठीक है, विशिष्ट आवृत्ति देखो, वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन, जैसे ये अपने पास परमाणु है और ये परमाणु के अंदर या ये पदार्थ है और इस पदार्थ के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। जब अपन इस पर ऊर्जा आपतित कराएंगे या प्रकाश आपतित कराएंगे या फोटोन आपतित कराएंगे तो पहले ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे? सतह पर आएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को अंदर से सतह पर लाने के लिए जो आवश्यक आवर्ती होती है उस आवर्ती को अपन कहते हैं दहली आवर्ती। क्या कहते हैं? दहली आवर्ती कहते हैं। और ये जो दहली आवर्ती है यही क्या कहलाती है? विशिष्ट आवर्ती कहलाती है। अब इसके बाद में अगर विशिष्ट आवर्ती से ज्यादा आवर्ती का प्रकाश होगा तो इलेक्ट्रॉन आगे सतह के बाहर निकल जाएंगे, यानी कि उनको क्या मिल जाएगी? गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। तो विशिष्ट आवर्ती यानी कि दहली आवर्ती वह न्यूनतम आवर्ती है जिस पर इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाते हैं? सतह पर आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को सतह पर लाने के लिए जो आवश्यक आवर्ती है वो दहली आवर्ती कहलाती है। और दहली आवर्ती से जो कनेक्टेड तरंग दैर्घ्य, जो वेवलेंथ है, वो दहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है जो डेफिनेशन है, वो नेक्स्ट डेफिनेशन है कार्य फलन। कार्य फलन। तो कार्य फलन क्या होगा? ये अपने पास एक पदार्थ है और इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन है। जब अपन इस पदार्थ को क्या देंगे? ऊर्जा देंगे। तो ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? सतह पर आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे? सतह पर आ जाएंगे। यानी कि किसी पदार्थ को दी गई वह ऊर्जा, किसी पदार्थ को दी गई वह ऊर्जा जिससे उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाए? सतह पर आ जाए, तो उस ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। यानी कि दहली आवर्ती के बराबर जो अपन ने ऊर्जा दी है फोटोनों की, वो ऊर्जा एक प्रकार से क्या है? कार्यफलन है। ठीक है। कार्यफलन को अपन फाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और दहली आवर्ती के बराबर ऊर्जा आपके पास हो जाएगी एच न्यू 0। तो कार्यफलन का मान क्या आ जाएगा? एच न्यू 0 आ जाएगा। अब इसके बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन करेंगे अपन। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन के लिए अपन ने क्या करा? एक निर्वात की क्वार्ट्ज नलिका ली। यहां पर अपन ने एक निर्वात की ये क्वार्ट्ज नलिका ली है। ये क्वार्ट्ज नलिका है और यहां पर एक कैथोड लगा है, इसको वक्राकार रूप में रखा गया है और यहां पर एक एनोड लगा है। ठीक है। इस पर बेरियम ऑक्साइड से लेपन किया गया है। ये यहां पर एनोड से कनेक्टेड हो गया। ठीक है। ये हो गया कैथोड सी और ये हो गया एनोड ए। ठीक है। यहां पर ये मार्ग है, इस मार्ग से प्रकाश आएगा और यहां पर ये दिक् परिवर्तक है, ये परिपथ के जो टर्मिनल है उनको चेंज करेगा, स्विच है ये। यहां पर अपन ने एक
बैटरी ऐड कर रखी है और यहाँ पर एक कुंजी है, यहाँ पर एक विभव विभाजक अपन ने ऐड कर रखा है, जिससे विभव के मान में कमी या वृद्धि अपन कर सकते हैं। ये इससे यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी। धारा का मापन करने के लिए यहाँ पर एक माइक्रो एमीटर लगा है और वोल्टता का मापन करने के लिए यहाँ पर अपन ने क्या लगा रखा है, एक वोल्टमीटर लगा रखा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अपन दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराते हैं। जैसे ही दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश स्विच ऑफ है, अभी दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर किधर जाएंगे, इससे आकर टकराएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इससे आकर टकराएंगे तो यहाँ पर कुछ धारा बहेगी, और जैसे धारा बहेगी तो वो धारा किसके द्वारा माप ली जाएगी, माइक्रो एमीटर के द्वारा माप ली जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा माप ली जाएगी, माइक्रो एमीटर के द्वारा माप ली जाएगी। और जब माइक्रो एमीटर धारा मापेगा तो ये धारा किसके कारण बह रही है, फोटोनों के कारण धारा बह रही है। ठीक है, यहाँ पर इसका कोई योगदान नहीं है। अब इसके बाद में अपन ने क्या करा, कैथोड को जोड़ दिया बैटरी के माइनस से और एनोड को जोड़ दिया अपन ने बैटरी के प्लस से। तो जब एनोड को बैटरी के प्लस से जोड़ेंगे, कैथोड को माइनस से जोड़ेंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा या नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा या विभव आ जाएगा। तो नेगेटिव विभव यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की और अधिकता हो गई। जैसे ही यहाँ पर प्रकाश आएगा तो अब पहले से भी कम ऊर्जा पर जो है इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे। यानी कि पहले जो है ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही थी, अब कम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर किधर जाएंगे, धन विभव की ओर जाएंगे। यानी ये धन विभव से क्या होंगे, आकर्षित होंगे, और ये इस एनोड पर आकर टकराएंगे। तो अब देखो इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ तक आने में सुगमता हुई है। पहले से ये कम ऊर्जा पर यहाँ आ जाएंगे, और जब पहले से कम ऊर्जा पर यहाँ आ जाएंगे तो अब धारा के मान में कुछ वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो धारा है उस धारा का मान लगभग दो मानों पर निर्भर कर रहा है। पहला दहली आवृत्ति यानी कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, दूसरा जो अपन ने यहाँ पर विभव आरोपित कर रखा है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए अपन ने यहाँ पर दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश दे रखा है और उसको अपन ने नियत कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं प्रकाश की तीव्रता बढ़ाता हूं, अगर मैं प्रकाश की क्या बढ़ाता हूं, तीव्रता बढ़ाता हूं, तो तीव्रता बढ़ाने से धारा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तीव्रता बढ़ाने से धारा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, धारा का मान बढ़ता है। ठीक है, अब अपन ने जस्ट अपोजिट करने के लिए विभव जो एनोड और कैथोड है उसकी ध्रुवता को अपन ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब कैथोड को जोड़ दिया अपन ने प्लस से और एनोड को जोड़ दिया अपन ने माइनस से। यानी अब कैथोड धन विभव पर चला गया और एनोड ऋण विभव पर चला गया। यहाँ पर फोटोन आपतित होंगे कैथोड पर, और जैसे ही फोटोन आपतित होंगे कैथोड पर तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। कहाँ से उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन कैथोड से उत्सर्जित होंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से उत्सर्जित होकर किसकी ओर आएंगे, एनोड की ओर आएंगे। लेकिन अब की बार एनोड ऋण विभव पर है तो ये एनोड क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को वापस दूर धकेलेगा। जब इलेक्ट्रॉनों को दूर धकेलेगा तो अब इलेक्ट्रॉनों को एनोड पर पहुंचने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये सर्किट नहीं जुड़ेगा, और जब तक ये सर्किट नहीं जुड़ेगा तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी या प्रकाश विद्युत धारा नहीं बहेगी। अब ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो जिन इलेक्ट्रॉनों के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एनोड पर आ जाएंगे, और जिनके पास ऊर्जा की कमी होगी वो एनोड पर नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर धारा के मान में कुछ % कमी होगी। अब मैंने क्या करा, इस विभव विभाजक की सहायता से, विभव विभाजक की सहायता से क्या करा,
विभव के मान में वृद्धि करी, विभव के मान में वृद्धि करी तो यहाँ पर नेगेटिव जो पोटेंशियल है वो और बढ़ेगा और यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेगा। नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा मतलब ये अब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, यहाँ से रिपल करेगा और ये वाला जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो उनको अट्रैक्ट करेगा। यानी कि एनर्जी ज़्यादा आवश्यकता होगी इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता होगी एनोड पर पहुँचने के लिए। फिर अपन ने विभव और बढ़ाया, ठीक है, तो अपन को एक ऐसा विभव मिलेगा, यहाँ पर एक ऐसा विभव का मान अपन को प्राप्त होगा जहां पर धारा के मान में क्या हो जाएगी, धारा का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो एक ऐसा विभव जहां पर धारा का मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, उस विभव को अपन क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। तो निरोधी विभव ऐसा विभव है जहां पर धारा का मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी कि इस स्थिति में एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, अब जब एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पा रहा है उस समय धारा का मान कितना है, शून्य है। ठीक है, अब अगर अपन प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं, तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर धारा का मान अब भी शून्य ही रहता है। यानी कि कुल मिला के निरोधी विभव जो है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, यानी तीव्रता बढ़ाकर अपन धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। लेकिन इस निरोधी विभव पर जहां पर धारा का मान 0 हो गया है, अगर मैं वहां पर आवर्ती का मान बढ़ा देता हूं, तो वापस धारा के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, पुनः धारा बहने लग जाएगी। यानी जो निरोधी विभव है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, निरोधी विभव निर्भर करता है आवर्ती पर। तो ये अपने पास प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन था। तो जो प्रकाश विद्युत धारा है वो प्रकाश विद्युत धारा 3 राशियों पर निर्भर कर रही है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, आवर्ती पर और निरोधी विभव पर। किस किस पर निर्भर कर रही है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, आवर्ती पर और निरोधी विभव या कैथोड और एनोड के मध्य आरोपित विभव पर। तो यहां पर कुल मिला के अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम देखा जाए तो नियम यह है कि प्रकाश विद्युत धारा का जो मान है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा देखो, निरोधी विभव पर क्या हुआ, एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पाया, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो किसके बराबर होगी, एनोड द्वारा प्रतिकर्षित की गई स्थितिज ऊर्जा के बराबर। ठीक है, तो इस स्थिति में जो गतिज ऊर्जा है वो कार्यफलन के बराबर हो जाएगी या निरोधी विभव की जो ऊर्जा है उसके बराबर हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 12mv² और यहाँ पर फॉर्मूला ये आ जाएगा ऊर्जा ev0, क्योंकि निरोधी विभव को v0 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, कार्यफलन के बराबर हो जाएगी। यानी केवल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सतह पर आएंगे, उनके पास किसी प्रकार की कोई गतिज ऊर्जा नहीं होगी। ठीक है, और तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है निरोधी विभव। इसके बाद में है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण ये कहती है कि जब अपन किसी पदार्थ को ऊर्जा देंगे, जब किसी सतह को अपन ऊर्जा देंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सतह पर आएंगे और फिर सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, यानी कि गतिज ऊर्जा उनको बाद में मिलेगी। यानी कि जो अपन ने फोटोन दिए हैं किसी सतह को, उन फोटोनों की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा 2 भागों में बढ़ जाएगी। पहले इलेक्ट्रॉनों को सतह पर लाने के लिए यानी कि कार्यफलन के रूप में, और जो दूसरा प्रकार है वो हो जाएगा उन इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, यानी कि गतिज ऊर्जा के रूप में वेग प्रदान करने में।
तो कुल ऊर्जा इज इक्वल टू कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा हो गई E, कार्यफलन हो गया फाई, गतिज ऊर्जा हो गई 1/2 mv²। ठीक है। अगर न्यू आवर्ती के फोटोन अपन ने आपतित करें तो न्यू आवर्ती के फोटोनों की ऊर्जा हो जाएगी h न्यू। अगर निरोधी दहली आवर्ती अगर न्यू 0 है तो कार्यफलन हो जाएगा h न्यू 0 प्लस गतिज ऊर्जा हो गई 12 mv²। यहाँ से 12 mv² की वैल्यू निकाल लो, 12 mv² इज इक्वल टू हो जाएगा h न्यू माइनस h न्यू 0, राइट। यहाँ से न्यू v² इज इक्वल टू हो जाएगा 2h अपॉन m न्यू माइनस न्यू 0। v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 2h अपॉन m न्यू माइनस न्यू 0। ये अपने पास आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण आ गई, किसके लिए? वेलोसिटी के लिए या वेग के लिए। अब इसके आगे है, यदि निरोधी विभव V0 हो तो 1/2 mv² इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? EV0 के बराबर हो जाए। निरोधी विभव की कंडीशन में गतिज ऊर्जा एनोड द्वारा प्रतिकर्षित जो ऊर्जा है उसके बराबर हो जाएगी, या निरोधी विभव के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को जो प्रतिकर्षित करने वाली ऊर्जा है उसके बराबर हो जाएगी, या कार्यफलन के बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो 12 mv² की जगह अपन क्या पुटअप कर दें? EV0 पुटअप कर देते हैं। तो EV0 इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू 0। यहाँ से E का डिवाइड करें तो V0 इज इक्वल टू h अपॉन E न्यू माइनस h न्यू 0 अपॉन E। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के अनुरूप है। किसके अनुरूप है? y इज इक्वल टू mx प्लस c के अनुरूप, जहाँ पर c का मान, नियतांक का मान नेगेटिव है। h अपॉन e इस ग्राफ का ढाल होगा, जिसमें एक तरफ जो चर होगा वो v0 होगा और दूसरी तरफ जो चर है वो कौन सा होगा? न्यू होगा। जब इसका ग्राफ खींचा जाएगा तो इसका ग्राफ अपन को इस प्रकार का मिलेगा। ये इसका ग्राफ होगा भाई, ये V0 इधर न्यू, ठीक है, इधर माइनस का V0। तो व्हेन स्टार्टिंग में अपने पास वैल्यू कितनी है? नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद में ये इंक्रीज हो रहा है, देन ये अपने पास वैल्यू है V0 इज इक्वल टू h न्यू अपॉन E माइनस h न्यू 0 अपॉन E। ठीक है। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू आ रही है कितनी? h न्यू 0 अपॉन E। ये क्या है? कार्यफलन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में, यानी मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और यहाँ पर जो आवृत्ति है वो आवृत्ति कौन सी हो गई? दहली आवृत्ति हो गई, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सतह पर आए हैं, उसके बाद में उनको गतिज ऊर्जा प्राप्त हुई है। ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट, जो इसका बाकी का पार्ट बचा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा